दोस्तों, कविता के विकास की इस यात्रा में हरिओम राजौरिया एक महत्वपूर्ण नाम है। समकालीन कविता बहुतेरी रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे जिस तरह बढ़ रही है, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हरिओम राजौरिया जी को आज हम उनकी 5 कविताओं को और उनको चिन्हित करना ही होगा। साथियों, समय सापेक्ष होना यदि अच्छी कविताई के लिए बुनियादी शर्त है, तो यह कहना भी उचित ही होगा कि राजौरिया अपने समय के समकालीन समय के अनिवार्य कवि हैं। ये कविताएं जिस उत्सव धर्मिता के साथ जीवन को गाती हैं, उसमें मनुष्यता के विभिन्न रागों को बेहतर लय में, सुर ताल में सुना जा सकता है, गुना जा सकता है। दैनिक जीवन के सामान्य दृश्यों और स्थितियों के सहज बिंबों से हरिओम राजौरिया असामान्य और विलक्षण अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करते हैं और इस प्रस्तुति में वे सफल भी होते हैं। राजौरिया जी खुली आंखों से खुले आकाश के वितान को देखते हैं, उसमें उन्मुक्त विचरण करते हैं और अपने पाठक समाज को, सहृदय समाज को, श्रोता को भी उस कविताई में शामिल करते हैं। क्योंकि यह विचरण सिर्फ यायावरी नहीं है, केवल देशाटन नहीं है, घुमक्कड़ी नहीं है, इसके अपने निश्चित काव्योद्देश्य हैं और हर कविता अपनी में कुछ मीनिंगफुल मैसेज, सोदेश्यता लिए होती है। इसलिए विचार हो, संवेदना हो और चाहे भाषा का निकष हो, शैली, फॉर्मेट, इन सब में हरिओम राजौरिया खरे उतरते हैं। इन कविताओं में जो कोना है और जिन कोनों को रेखांकित करते हैं वे भी खाली नहीं है, अपितु सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता व सरोकार से भरे हुए कोने हैं। इसलिए राजौरिया सिर्फ सुख और सौंदर्य के कवि नहीं कहलाते, उनके भीतर एक विलासपन, एक बिंदासपन जो कविता के स्वभाव के लिए, कविता के आचरण के लिए बेहद जरूरी है। एक अखड़ता है और इस अखड़ता के साथ वे तमाम राजनीतिक परिदृश्य को बुनते हैं और उस परिदृश्य को उद्घाटित करते हैं, जोखिम उठाते हैं। निस्संदेह उनकी कविता के सरोकार हम पूरी मनुष्य प्रजाति के लिए थोड़ा और बेहतर, थोड़ी और मनुष्यता हमें बची रहे, थोड़ा और हमें मानवीय विवेक बचा रहे और इसकी जद्दोजहद में, इसकी कोशिश में हरिओम राजौरिया दिखाई देते हैं। और अधिक बात न करते हुए बेहतर है कि हम उनकी कविताओं का पाठ करें और उन कविताओं के बहाने उनको जानने, समझने, चीनने की कोशिश करें। शोधार्थियों, मेरी पसंद की पहली कविता है आम। असमय हवा के थपेड़ों से झड़ गए आम, अपने बोझ से नहीं, झड़े समय की मार से। बेमौसम अप्रैल की हवाओं ने एक घर भर दिया कच्चे आमों से। आम न हो, मारे गए शव हों मासूम बच्चों के, जो आंखों में संजोए थे, झड़ गए वे स्वप्न। गई कई दोपहरियों की रखवाली, गई चमक बूढ़ी आंखों की, इंतजार गया कई महीनों का। पहले झड़े आम, फिर झर झर झरी आंखों से पानी की धार। पहले गिरी अम्मा के साथ चीखी एक औरत, फिर ऐसे झड़े आम कि झड़ते ही गए, कि झड़ते ही गए। साथियों, हमने कभी बचपन में कविता पढ़ी थी, आप सबको भी ध्यान होगा, आप शोधार्थियों ने अगर पढ़ी हो। आम के बौराते हैं जब मंजरी लगती है और जब थोड़ी सी हल्की सी हवा की थपेड़े बहती हैं, तो जो बहुत कमजोर हैं, निर्बल हैं, वे झड़ जाते हैं। थोड़े और मजबूत जो हैं, वो इन हवा की थपेड़ों से नहीं, आंधियों तूफानों में उजड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो बेहद मजबूत होते हैं,
जिनका आत्मसंकल्प, जिनका आत्मबल, जिनका आत्मानुशासन, जिनका आत्मविश्वास बना और बचा रहता है, वे अडिग आंधियों को, तूफानों को, बारिशों को, झंझावात, तेज तूफानी बारिश, अंधड़ में भी वे अपने को बचा लेते हैं। और जो बचेंगे वही रचेंगे इतिहास, वही रचेंगे अपना प्रति संविधान। तो यहाँ इशारा है हरिओम राजौरिया जी का कि अपने को दरअसल अपने सोर्सेस से, अपनी शाखाओं से, अपनी जड़ों से रखना है। और ये आएगा आत्मसंकल्प से, आत्मबल से। और इस आत्मबल के, आत्मविश्वास के सहारे ही हम बचेंगे और तमाम तरह की परिस्थितियों के आपद विपद, तमाम तरह की वैश्विक आपदा, तमाम तरह के कठोर जो झंझावात आते हैं जीवन की परिस्थितियों में, जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में बचे वही रहेंगे जिनका दृढ़ संकल्प अडिग रहेगा, जो अपने को बचाए रखेंगे, जोड़े रखेंगे अपनी शाखाओं से और जड़ों से। बेहतरीन, बेहद जरूरी कविता। दूसरी कविता है गाने वाली औरतें। वो रोते रोते गाने लगी या गाते गाते रो पड़ी, ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है। घर से निकली तो गाते हुए, गाते गाते, चक्की पीसी तब भी गाया, आंगन बुहारते वक्त भी हिलते रहे उनके होंठ। अकेले में आई किसी की याद तो गाते गाते भराया कंठ। गाते गाते रोटियां बनाई उन्होंने, पापड़ बेले, सिवैयां और बड़ी बनाई, बनाते गाते गाते। गाते गाते क्या नहीं किया उन्होंने, वे इस लोक से गाते गाते उतरी थी उस धरा पर। जन्मी जब गाया किसी ने गीत, गीत सुनते सुनते हुआ उनका जन्म। दुल्हन बनी तो बजे खुशियों के गीत, गाते गाते विदा हो गईं, गाते गाते विदा हो गईं गांव से। पराए घर की देहली पर पड़े जब उनके पांव, गीत सुनकर आंखों में तैरने लगे स्वप्न। गीत सुनकर आंखों में तैरने लगे स्वप्न। वे अगर कभी डगमगाईं तो किसी गीत की पंक्तियों को गाते गाते संभल गईं। गाना कला नहीं था उनके लिए, गाना कला नहीं था उनके लिए, वे कुछ कमाने के लिए नहीं गाती थीं। गीत उनकी जरूरत थे और गीतों को उनकी जरूरत थी। साथियों, बेहतरीन कविता है ये। दरअसल औरतें महागाथाएं होती हैं, औरतें तीज त्योहार बुनती हैं, सजाती हैं, लीपती हैं आंगन द्वार, औरतें मान मनुहार जानती हैं और औरतों से ही होता है तीज त्योहार। ये औरतें न होती तो ये लोक संस्कृति, ये लोक शास्त्र, लोक नाट्य, लोक गाथाएं कहाँ होती। तमाम तरह की किंवदंतियों में, लोकोक्तियों में ये औरतें ही हैं जो विद्यमान हैं। इनका गाना, इनका रोना नहीं है, इनका गाना, इनका उत्सव धर्मी होना है। हर संघर्ष को, हर जूझ को संग संग हर्ष के साथ बिताती हैं, जीती हैं। ये औरतें दरअसल रच रही होती हैं अपनी महागाथाएं और इन औरतों से ही तमाम तरह के गीत, लोक संगीत और जिसको कहते हैं ना बैकुंठी हो जाना, तो कुंठा रहित करती हैं ये औरतें। और इन औरतों का पूरा जीवन चक्र जन्म से लेके उनके शैशव में, उनके युवा काल में, उनके विवाहोपरांत, उनके विवाह के बाद, उनकी पूरी संघर्ष गाथा को जैसे बयां करती है और अंतिम सांस तक वे इसी गीत को जारी रखती हैं, जो मंगल है, जो मंगल कामना है, जो पूरी समष्टि में छा जाता है इन्हीं औरतों के विस्तार की तरह। बेहतरीन कविता। एक अगली कविता है खाली तार। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई, आप भी देखें। कैसे 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 से झींक कर मिली आजादी, आजादी मिलते ही मची मारकाट। सिर्फ 2-4 दिन ही रहे, सिर्फ 2-4 दिन ही रही आसपास,
फिर तार पर बैठी चिड़िया सी फुर्र हो गई आजादी। गुंडे भक्त साहूकार धन्ना सेठ हो गए आजाद। गुंडे भक्त साहूकार धन्ना सेठ हो गए आजाद। हमारे हाथों हमारे हिस्से में आया खाली तार, हमारे हिस्से में आया खाली तार। ये आजादी के बाद की जिन चिर प्रतीक्षित मूल्यों का, जिस स्वावलंबन का, जिस स्वदेश का और जिस आजादी की कल्पना हम सब ने की थी, वह हमारे हाथ नहीं आई। क्यों गिने चुने लोगों के हाथ आई? क्यों हमें वो स्वतंत्रता, वो समानता, वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिल पाई? वो रोजी रोजगार, वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई? और क्यों आज भी हम रोटी, कपड़ा और मकान, इन जरूरी, बेहद जरूरी बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आजादी किन तक पहुंची, किन हाथों में कैद हो गई आजादी, और सबको समान रूप से क्यों नहीं मिल पाई आजादी? इस चिंता को लेकर हरिओम राजौरिया की ये बहुत जरूरी कविता थी साथियों। अब अगली कविता है, यह एक सच है। यह एक सच है जो लगातार मेरे भीतर शूल सा चुभ रहा है। यही डर है जो मेरे शब्दों को बुलडोजर की तरह रौंद रहा है। यह एक सिसकी है जो किवाड़ों की सेंध से धूप की तरह रिस रही है। यह एक बंदूक है जो सैकड़ों सालों से मेरी छाती पर तनी है। यह मैं हूं जो मैं नहीं होना चाहता। इन आपद विपद स्थितियों में हरिओम राजौरिया की कितनी सच्ची कविता है ये, और ये कविता बयान करती है जो जहां जब होना था, जिसका निश्चित था, तय था होना, वह भी हो नहीं सका। और इसके होने और न होने की जो विपदा है, जो परिस्थिति है, जो प्रतिकूलता है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं सब। और इसी बर्दाश्त करने की जद्दोजहद में हरिओम राजौरिया, क्योंकि अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि सर्जक मन है, क्योंकि सचेतन मन है, तो चिंता और चिंतन भी उनकी अधिक है। और उन चुनौतियों को वो बार बार न केवल उन चुनौतियों से टकराते हैं, बल्कि उसे दर्ज कराते हैं अपनी कविता में कि देखो, जो जब जहां होना था वह वैसा नहीं हुआ, और यही दुख है। अगली कविता है लड़ाई। हम तो कहीं गए ही नहीं थे, हम तो जहां थे वहीं खड़े खड़े हार गए थे। उन्होंने दिलासा दिया कि बुरा न मानना, उन्होंने दिलासा दिया कि बुरा न मानना, कोई न कोई तो हारता ही है लड़ाई में, कोई न कोई तो हारता ही है लड़ाई में, जिन्हें कि हारना ही होता है। जैसे सब कुछ पहले से तय हो, हारता भी वही है जिन्हें कि हारना ही होता है। सो उनका क्या, अपवाद भर बचे थे सो उनका क्या, हमारा मस्तक हार कर भी तना था। उनका भी कहना था कि हारने के बाद जरूरत नहीं गर्दन झुकाने की। उनका भी कहना था कि हारने के बाद जरूरत नहीं गर्दन झुकाने की। मसौदा था उनके पास, अब समझौते का मसौदा था उनके पास, जिस पर हस्ताक्षर थे हमारे भी। देखकर चिड़ियाएं भी गाने लगी, देखो वे हार गए, देखो वे हार। हो गया फिर एक विचार, लड़ाई की दरकार तो थी, लड़ाई की दरकार तो थी, पर हम तो यूं ही हार गए थे, हम तो यूं ही हारे थे, हार गए थे अपनी चुप्पी से। हम तो हारे ही थे इसलिए कि हमें तो हारना ही था हर हाल में, कि हमें तो हारना ही था हर हाल में। साथियों, ये कविता बहुत कुछ कहती है। क्यों कुछ समझौतों पर पहले से ही सब कुछ तय कर लिया जाता है, क्यों हम बिना लड़े हार जाते हैं,
क्यों हम अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को, अपने संकल्प को समझौतों के आगे घुटने टेक देते हैं? क्यों हम धराशायी हो जाते हैं, जूझने लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं? ऐसी कई चिंताओं को लेकर यह कविता हरिओम राजौरिया की बहुत प्रासंगिक है साथियों, आज के समय में तो और, कि व्यक्ति बार बार आपद धर्म को स्वीकारता नहीं है, आफत को, विपत को टालता रहता है, संघर्षों से बचता है और येन केन प्रकार सफल हो जाना चाहता है। तो मीनिंगफुल होने से पहले, सार्थकता को पाने और गढ़ने से पहले, चुनौतियों से टकराने से पहले अगर वह सरेंडर कर देता है, समझौता कर लेता है या घुटने टेक देता है, तो यह चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।